everyone, this is Vishal from Bhavna Education Hub, and continuing with our current affairs session, we will be taking certain places that were in news recently in the month of February. So let's continue with that. Belgium was recently in news. ठीक है, बेल्जियम जो था अभी आपका न्यूज में चल रहा था. नाउ लेट्स ट्राई टू फिगर आउट कि क्या रीजन थे कि बेल्जियम न्यूज में था. देखिए होता क्या है, जब आप प्लेसेस इन न्यूज पढ़ते हैं तो यहाँ पे दो चीजें याद रखिएगा. एक तो कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, एक ज्योग्राफिकल लोकेशन. मैंने स्लाइड स्पेशली इसीलिए प्रिपेयर किया कि किस दो तरह से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं. जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो सडनली ऐसा नहीं होता है कि ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर सडनली इंडिया है और एक प्रोजेक्ट था जो कि काफी टाइम से स्टॉल पड़ा हुआ था, वो अचानक से दोबारा री एनर्जाइज कर दिया जाता है या दोबारा शुरू कर दिया जाता है, किसी रीजन से वो हॉल्ट हो गया था. तो यहाँ पे दो चीजें, एक तो कॉन्टेक्स्ट और एक होता है ज्योग्राफिकल लोकेशन. जैसे ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर आए, तो ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर आए, एक प्रोजेक्ट था, एक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर टाइप का था जो काफी टाइम से यूक्रेन वॉर के चलते हुए इंस्टॉल कर दिया गया था. तो फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ पे क्या बन सकता है कि ग्रीस के पीएम का नाम क्या था, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या था जो इंस्टॉल हो गया था. और अगर आप ज्योग्राफिकल उसमें जाएं, जैसे आपको पता है यूपीएससी क्वेश्चन अगर ज्योग्राफी से पूछेगा तो करंट से ऐसे रिलेट करता है कि हाँ भैया ये जगह न्यूज में रही थी, अब उसके बारे में पूछ लेते हैं. अब ग्रीस की लोकेशन पूछ सकता है कि ग्रीस मेडिटेरियन को फेस करता है कि नॉर्थ सी को फेस करता है. ठीक है, ग्रीस के आसपास और कौन सी कंट्री, ग्रीस एक काइंड ऑफ पेनिनसुला है या लैंडलॉक कंट्री है, कौन से वो दो सीज पड़ते हैं जो मेडिटेरियन के अलावा ग्रीस के आसपास पड़ते हैं, है ना. एजियन सी उसके पास पड़ेगी कि एड्रियाटिक सी उसके पास पड़ेगी. तो ये ज्योग्राफिकल लोकेशन का क्वेश्चन होता है. यूपीएससी का फेवरेट सेक्शन रहा. एक टाइम ऐसा था जो सेंट्रल एशिया से या फिर मेडिटेरियन रीजन से उन्होंने रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे. जैसे मुझे याद है एक क्वेश्चन रिपीटेडली 2 बार पूछा गया था जॉर्डन पर. ठीक है, यूपीएससी ने पूछा, फिर सब्सिक्वेंट एग्जाम में यूपीपीएससी ने भी उसी क्वेश्चन को पूछ लिया था कि 4 कंट्रीज के नाम दिए थे और उन्होंने कहा था इसमें से कौन सी कंट्री है जो कि मेडिटेरियन में नहीं खुलती है. मैं आपको क्यों इनकैप्सुलेट करा, दोबारा रिवाइज क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि जॉर्डन बहुत ही पुराना है, 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन क्योंकि पूरा का पूरा आपका मिडिल ईस्ट हो या माइनर एशिया हो या फिर आप उसको कह सकते हैं एक तरह से सेंट्रल एशिया में भी, सेंट्रल वेस्टर्न एशिया आप कंसिडर कर सकते हैं इसको, ये रेड सी क्राइसिस की वजह से फिर से न्यूज में आ गया. अरेबियन पेनिनसुला पूरा न्यूज में आ गया. एक क्वेश्चन ये बन सकता है आने वाले टाइम पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज या विच ऑफ द कंट्री अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला. ठीक है, अरेबियन पेनिनसुला में आपको पता है बीच में सऊदी अरेबिया पड़ता है, नीचे की तरफ इधर आपका कौन सा पड़ेगा, यमन पड़ेगा, एक तरफ ओमान पड़ेगा आपका, और आपका छोटे मोटे जो कंट्रीज आपको पता है बहराइन है, यूएई है, कुवैत है, ये सारे कंट्रीज पड़ते हैं. फिर ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ सऊदी अरेबियन या अरेबियन पेनिनसुला है ये किन दो वाटर बॉडीज के बीच में पड़ती है. ये क्वेश्चन पूछा गया, जैसे पर्शियन गल्फ और आपका इधर रेड सी पड़ेगा, इन दो के बीच में पड़ती है. इन्होंने क्वेश्चन एक बार पूछ लिया था इफ आई एम करेक्ट कि पूछा गया था जो आपका टर्की का रीजन है, ठीक है, जिसको आप माइनर एशिया के रूप में भी जानते हैं, ये किन दो वाटर बॉडीज के बीच में पड़ता है. तो राइट एंड द करेक्ट ऑप्शन, उसमें देखिए ऑप्शन बड़े कंफ्यूजिंग थे, मेडिटेरियन सी एंड ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी एंड कैस्पियन सी. अगर आप टर्की की ज्योग्राफिकल लोकेशन देखेंगे तो कैस्पियन सी नो डाउट इंटीरियर में पड़ता है, लेकिन टर्की और कैस्पियन सी के बीच में और भी कई कंट्री जैसे जॉर्जिया है, अजरबैजान है, ये सब कंट्री के थोड़ा सा कजाकिस्तान भी आ रहा था, ये सब भी पड़ता है. तो उसका एग्जैक्ट आंसर क्या था आपका कि नीचे की तरफ मेडिटेरियन सी और ऊपर की तरफ ब्लैक सी, इन दोनों के बीच में टर्की का पेनिनसुला बाउंड होता है. तो ज्योग्राफिकल लोकेशन क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखा करिए आप, क्योंकि देखिए बेल्जियम न्यूज में था तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बेल्जियम आपका लैंडलॉक नहीं है. पहले कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट एंड देन द ज्योग्राफिकल लोकेशन. बेल्जियम न्यूज में क्यों था, क्योंकि बेल्जियम में रिसेंटली, जिसको यूरोप का कॉकपिट भी कहा जाता है, इट बिकेम द फर्स्ट in the European countries to recognize ecocide as both a national and the international crime. इस एक लाइन में कितनी इंफॉर्मेशन है. एक तो बेल्जियम की ज्योग्राफिकल लोकेशन आपसे पूछ सकता है, ठीक है. दूसरी बात, अगर एसएससी लेवल या कोई छोटा मोटा वनडे एग्जाम हो तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सी कंट्री को यूरोप का कॉकपिट भी कहा जाता है. तो द करेक्ट आंसर विल बी बेल्जियम. ठीक है, इट हैज बिकम द फर्स्ट इन द यूरोपियन कॉन्टिनेंट, यानी ऑब्वियस सी बात है ये यूरोप नाम के कॉन्टिनेंट में आता है. ये भी क्वेश्चन एक बन सकता है, बहुत सिंपल है तो वनडे एग्जाम के लिए. ठीक है, टू रिकॉग्नाइज इकोसाइड. अब यूपीएससी अगर क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा व्हाट इज इकोसाइड. न्यूज क्या थी कि बेल्जियम ने इकोसाइड को एक नेशनल और इंटरनेशनल क्राइम के रूप में मान्यता दी है. ठीक है, स्टेट लेवल का एग्जाम अगर क्वेश्चन पूछता है या वनडे एग्जाम का पूछता है तो बेल्जियम की ज्योग्राफिकल लोकेशन पे पूछ सकता है, किस कॉन्टिनेंट पे पड़ता है, उसको किस और नाम से जाना जाता है, वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है या नहीं. ये सारे क्वेश्चन आपके वनडे एग्जाम के. यूपीएससी थोड़ा सा आगे जाता है, वो पूछता है कि कॉन्टेक्स्ट पे फोकस करेगा या एग्जैक्ट ज्योग्राफिकल लोकेशन कैसे करेगा, वो मैं आपको बता दूंगा अभी. ठीक है, तो यूपीएससी का टॉपिक यहां क्या हो सकता है रिगार्डिंग करंट अफेयर कि इकोसाइड वाज इन न्यूज रिसेंटली. ये किस कंट्री के रेफरेंस में न्यूज में रहा था,
घुमा दिया ना क्वेश्चन को, बेल्जियम की बजाय इकोसाइड पे चले गए, तो बेल्जियम आंसर हो जाएगा आपका। दूसरी बात, इकोसाइड होता क्या है, कहीं पर भी साइड वर्ड लगाओ, CID, चाहे वो होमोसाइड हो चाहे जेनोसाइड हो आपका, ठीक है, या कल्पी से कोई भी साइड हो, तो साइड इज समवेयर रिलेटेड टू डेथ। जैसे अगर आप होमोसाइड की बात करें या फिर आप जेनोसाइड की बात करें, तो होमो मतलब होता है एक सिंगल इंडिविजुअल, या होमो मतलब होता है ह्यूमन बीइंग, यानी किसी व्यक्ति का मर्डर, ठीक है। वही अगर आप जेनोसाइड की बात करें तो जेनो किससे डील करता है, जेनस से डील करता है, जीन पूल से डील करता है, यानी जीन के बेसिस पे, जेनेटिक पूल के बेसिस पे, जेनेटिक पूल इज समवेयर रिलेटेड बायोलॉजिकली टू रेस, है ना। पॉलिटिक्स में आप रेशियल वर्ड्स को यूज करते बहुत बचना चाहते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स खड़ी हो जाती है, कि किसी को आपने कुछ कह दिया, किसी को आपने एशियन कह दिया, किसी को आपने मंगोलाइड कह दिया, लेकिन जब आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें तो पता सब कुछ होना चाहिए। तो जेनोसाइड की अगर मैं बात करूं तो जेनोसाइड यानी कि डेथ रिलेटेड टू जीन्स, या डेथ रिलेटेड टू जीन पूल, या डेथ रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ अ रेशियल सेग्रीगेशन, यानी कि रेस के बेसिस पे जब आप लोगों में भेदभाव करने लगे और एक पर्टिकुलर रेस का साइड करने लगे, मतलब उनको मारने लगे। और ये वर्ड कब पॉपुलर रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, आपको पता ही है, हिटलर ने ज्यूज का एथनिक जेनोसाइड किया था, एथनिसिटी के बेसिस पे सामूहिक रूप से किसी को मार देना, तो उसे जेनोसाइड कहेंगे। अब वर्ड आ रहा है इकोसाइड, क्या वर्ड है आपका, इकोसाइड। तो इसमें दो वर्ड है, साइड मतलब हो गया डेथ आपका, और इको इज रिलेटेड टू योर इकोलॉजी, यानी जब आप पर्यावरण की हत्या करने लगे तो दैट विल बी रिगार्डेड एज इकोसाइड। तो मुझे लगता है इकोसाइड वर्ड आपने शायद पहली बार ही सुना होगा, क्योंकि रिसेंटली न्यूज में है, वैसे एग्जिस्ट करता है पहले से। तो इकोसाइड क्या होता है आपका, द टर्म इकोसाइड वॉज पॉपुलराइज्ड बाय ओलोफ पैल्म व्हेन ही अक्यूज्ड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑफ इकोसाइड इन द 1972 यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। आपको पता है 1972 में एक यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट हुई थी, जिसको शायद पहली एनवायरमेंटल इस टाइप की कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। इसके बाद ही में आपको पता है वेटलैंड कमीशन वगैरह बनी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात हुई। तो एनवायरमेंटल के अगर आप क्रोनोलॉजी में चले तो 1972 की जो यूएन कॉन्फ्रेंस थी पहली थी, और इसमें एक व्यक्ति था ओलोफ पैल्म, जिसने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे एक्यूजेशन लगाई थी कि इट इज कमिटिंग इकोसाइड, ठीक है। और ये इकोसाइड क्यों हुआ था, आप ईयर देखिए 1972 की बात कर रहे हैं। अब आपको याद होगा 1970s के पीरियड में यूएस साउथ एशिया में एक वॉर लड़ रहा था, ठीक है, या आप मोस्ट प्रिसाइजली कहना चाहें तो साउथ ईस्ट एशिया में एक वॉर लड़ रहा था, वियतनाम वॉर। 1960s के टाइम पे आपको पता है कोरिया पेनिनसुला पे वॉर चला था, ठीक है। इन दोनों में यूएसएसआर फ्रॉम द सोवियत ब्लॉक और द कम्युनिस्ट ब्लॉक यू कैन कॉल इट, और यूएस जो था वो कैपिटलिस्ट ब्लॉक को लीड कर रहा था। इन्होंने पूरे ग्लोब पे, पूरी पृथ्वी पे जगह जगह पे कुछ प्रॉक्सी वॉर लड़े थे, जिसमें एक आपका कोरियन पेनिनसुला पे वॉर हुआ था, एक वियतनाम वॉर हुआ था, और भी कई कंट्रीज में वॉर हुए थे, ये दोनों प्रोमिनेंट हैं, ठीक है। तो यहां पर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, अमेरिका की आर्मी सीधे उसके युद्ध नहीं लड़ रही थी टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए, लेकिन अपनी आइडियोलॉजिकल प्रोपेगेशन के चलते हुए सोवियत ब्लॉक और कम्युनिस्ट ब्लॉक में एक युद्ध चल रहा था। रशिया चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा कंट्री कम्युनिस्ट इनफोल्ड में आ जाए, वामपंथी उसमें आ जाए, सोशलिस्ट इकोनॉमी की संरचना करें, दैट काइंड ऑफ द थिंग। और यूएस चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज हमारे कैपिटलिस्ट वाले ब्लॉक में आ जाए। कैपिटलिज्म का मतलब होता है फ्री मार्केट एंड एवरीथिंग लाइक दैट, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत कम होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को बहुत प्रमोट किया जाता है, दैट काइंड ऑफ द थिंग, ठीक है। उसी पीरियड में एक वियतनाम वॉर हुआ, ठीक है। तो वियतनाम वॉर में यूएस पे बहुत सीवियर एलिगेशन लगी थी। यहाँ पर उसने, आपको पता है, सीरियन गैस और बहुत सारी मतलब ऐसी पॉइजनस गैसें यूज की थी सिविलियन पॉपुलेशन पे भी, जिसने डिफॉरेस्टेशन तो किया था, इकोलॉजी पे भी बहुत इंपैक्ट डाला था। तो डायरेक्ट एक्विजिशन जो यूएस पे लगी थी 1972 में, दैट वाज बिकॉज ऑफ द वियतनाम वॉर। तो एक क्वेश्चन यूपीएससी का ये भी निकल सकता है कि पहली बार जो इकोसाइड वर्ड यूज हुआ था वो किस कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में हुआ था, तो यूएसए के कॉन्टेक्स्ट में हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि वियतनाम वॉर के टाइम पे द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट ड्यूरिंग द यूएस इन्वेजन ऑफ वियतनाम, एज यू कैन कॉल इट, वो लोग प्लेन चलाते थे और बहुत सारी पॉइजनस सीरियन गैसेस वगैरह को मतलब जो कि बेसिकली पेस्टिसाइड की तरह यूज होती हैं, उसको बहुत सारे डिस्पर्स करते थे। और सही बात, उनकी आर्मी वगैरह जा रही जंगल वंगल पे भी, डिफॉरेस्टेशन, दैट काइंड ऑफ द थिंग। इसके अलावा जो रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन अभी चल रहा है 2-3 सालों से, इसके पीरियड में भी डिफॉरेस्टेशन वगैरह देखने को मिला है। या युद्ध होता है तो ह्यूमन पे तो इंपैक्ट पड़ता ही, साथ साथ में पर्यावरण पे भी बहुत इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप खुद सोचिए, आप बॉम्ब गिरा रहे हो, उससे पॉल्यूशन फैल रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। और दूसरी बात है कि कोई, देखिए बॉम्ब जो जैसे बैलिस्टिक मिसाइल है, या फिर आप प्लेन से जा रहे हैं, आप बहुत सारी मिसाइलें दाग रहे हैं, तो जब वो नीचे जमीन पे गिरती हैं तो सिर्फ मनुष्य को नहीं मारती हैं, वहां पे बहुत सारी वनस्पति का भी नुकसान करती हैं, है ना। तो उसकी वजह से भी डिफॉरेस्टेशन वगैरह होता है। डिफॉरेस्टेशन इंडोनेशिया एंड द अमेजन रेन फॉरेस्ट, ऑयल पोल्यूशन इन द नाइजर डेल्टा एंड द चेरनोबिल डिजास्टर। चेरनोबिल डिजास्टर आपको पता है एक तरह का न्यूक्लियर डिजास्टर था, जिसने पूरी तरह से, अच्छा चेरनोबिल की एग्जैक्ट लोकेशन वैसे क्या है, चेरनोबिल न्यूज में रहता है,
आप कहें 1986 में एक न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था चेरनोबिल नाम के शहर में, वो अब 2024 में रेलेवेंट क्यों है? वो रेलेवेंट इसलिए है कि आज का जो यूक्रेन है चेरनोबिल एग्जैक्टली वहां पड़ता है, पहली चीज ये है, ठीक है। दूसरी बात, जब रशियन आर्मी ने यूक्रेन में इन्वेजन किया तो ये जो पर्टिकुलर लोकेशन है चेरनोबिल, फिर न्यूज में आ गई थी कि जो रशियन आर्मी है उन्होंने चेरनोबिल पे कैप्चर कर लिया था, मतलब उसको भी अपने एरिया में, मतलब अपने डोमेन में ले लिया था, तो चेरनोबिल फिर न्यूज में आ गया था, ठीक है। तो चेरनोबिल डिजास्टर में क्या होता है, जब न्यूक्लियर मेल्टडाउन हुआ था, मतलब एक तरह से न्यूक्लियर डिजास्टर में उसको गिना जाता है कि मतलब मेल्टडाउन हो गया था कोर का, तो लोगों को तो इवैक्यूएट कर दिया गया था वहां से, लेकिन वहां की सॉइल, वहां का पानी, वहां की वनस्पति सब उस न्यूक्लियर एनर्जी से प्रभावित हुई थी, और आज तक वो लोग रिकवर नहीं कर पाए। पूरे क्षेत्र को न्यूक्लियर जोन के रूप में बोल दिया गया कि वहां सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इकोसाइड से रिलेटेड हैं, ठीक है। ये सब थी यूपीएससी रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इकोसाइड क्या होता है, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया, किस कंट्री पे एलिगेशन लगी है, और कौन कौन से भी ऐसे वॉर हैं जो इकोसाइड को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब एक मैंने कहा फैक्चुअल पे चले जाते हैं, ज्योग्राफी पे थोड़ा सा चले जाते हैं। अब यूपीएससी यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछ सकता है कि वेदर बेल्जियम इज जैसे आपको 4 ऑप्शन दे, नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल और समवेयर कोई भी कंट्री, नीदरलैंड हो सकती है, यहाँ पे देखो नीदरलैंड भी कहीं पे होगा आपका, ठीक है, बेल्जियम के बगल में पड़ता है, हॉलैंड बोलते थे पहले उसको। इनमें से कौन सी कंट्री है जो लैंडलॉक है और कौन सी कंट्री जो नॉर्थ सी को टच करती है, या एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो बेल्जियम है आपका वो मेडिटेरियन सी के कोस्ट को टच करता है या नॉर्थ सी को टच करता है। तो कम से कम इतना तो दिमाग में बैठा लो एटलस देख के कि जो बेल्जियम है ये यूरोप के नॉर्थ पे पड़ता है, तो नॉर्थ में पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है, अभी पूरा मैप यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, आप एक बार अपना एटलस चेक कर लो, वैसे यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे आप देखेंगे तो बेल्जियम की एग्जैक्ट लोकेशन यूरोप में ऊपर थोड़ी सी नॉर्थ वेस्ट में आ रही है, ठीक है। उसके जस्ट ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे आपको यूनाइटेड किंगडम आइलैंड्स दिखाई दे रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम आइलैंड के बारे में एक मजेदार चीज पता है, ये बेसिकली 3-4 कंट्रीज का समूह है। जैसे इमेजिन करिए ऊपर की तरफ वेल्स पड़ रहा है, नीचे की तरफ जैसे इमेजिन कर लीजिए ये आपका ऐसे करके ब्रिटेन के 2 आइलैंड हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे लेना चाहता हूँ इसको। तो इसको आप ऐसे 3 हिस्सों में तोड़ लीजिए। इस आइलैंड को हम कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन इसलिए नहीं कहते हैं कि बहुत महान देश है, ग्रेट ब्रिटेन इसलिए कहते हैं कि उस समय इसने कॉलोनाइजेशन किया, तो कोई आदमी कॉलोनाइजेशन वगैरह कर रहा हो तो अपने आप को कहते नहीं है आई एम द हिज हाइनेस, आई एम द हिज मैजेस्टी, दैट काइंड ऑफ एवरीथिंग, तो अपने नाम क्या खुद ही ग्रेट लगा लिए। एनीवे, तो इस पूरा आइलैंड को हम ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। अब इसमें आप देखेंगे 3 कंट्रीज हैं, ठीक है, जिनको सामूहिक रूप से ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। ऊपर की तरफ जो कंट्री पड़ती है आपकी कौन सी है, वेल्स है या स्कॉटलैंड है, चेक करिए। और एक कंट्री यहां पे पड़ती है और एक कंट्री यहां पड़ती है, तो ये वाली मैं आपको बता देता हूं इंग्लैंड है, ठीक है। ये वाली कंट्री आपकी पड़ जाती है इंग्लैंड। और अगर आप देखेंगे तो ऊपर का एरिया है और एक इधर का एरिया, इनमें से एक वेल्स है और एक स्कॉटलैंड है। दोनों की कैपिटल क्या है, एडिनबर्ग है या फिर और कुछ है, आप देख लीजिए उसको। इसकी तो फिलहाल लंदन है आपकी, प्राइम मेरिडियन आपका लंदन से एग्जैक्टली पास होता है। इसको सामूहिक रूप से ग्रेट ब्रिटेन कहेंगे। इसके जस्ट बगल में एक आइलैंड पड़ता है आयरलैंड, ठीक है, एक आइलैंड है उसका नाम है आयरलैंड। इसके 2 हिस्से हैं, ऊपर वाला नॉर्थ आयरलैंड और नीचे वाला सिर्फ आयरलैंड। तो अगर आप नॉर्थ आयरलैंड को ग्रेट ब्रिटेन में मिला दें तो मिलके ये कहलाता है यूनाइटेड किंगडम। ये फैक्ट याद रखिएगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ग्रेट ब्रिटेन comprises of which of the following countries, तो आंसर will be Wales, Scotland and England. If your question will be which of the following countries comprises of United Kingdom, तो इसमें नॉर्थ आयरलैंड को भी आप इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। ये इसलिए बता रहा था कि बेल्जियम की प्रॉक्सिमिटी ग्रेट ब्रिटेन आइलैंड को लेके। तो ग्रेट ब्रिटेन और बेल्जियम और फ्रांस के बीच में जो वाटर बॉडी पड़ती है इसका नाम है नॉर्थ सी, क्योंकि ये यूरोप के नॉर्थ में पड़ रही है। तो अगर आप देखेंगे बेल्जियम की डायरेक्ट एक्सेस नॉर्थ सी को है। ये सब फैक्चुअल ज्योग्राफिकल क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन ये बन सकता है विच ऑफ द कंट्रीज सराउंड या आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ बेल्जियम। तो आप देख लीजिए, थोड़ा सा नजर मार लीजिए, ऊपर नीदरलैंड पड़ रहा है आपका, जिसको आप हॉलैंड भी कहते हैं, ठीक है। और नीदरलैंड काफी लिबरल कंट्री है, यहाँ आप आए दिन एलजीबीटी मूवमेंट के झंडे देख सकते हैं, बहुत लिबरल मूवमेंट यहाँ चला करती हैं। इधर आपका जर्मनी पड़ता है, नीचे की तरफ आपका फ्रांस पड़ता है, और यहाँ पर भी एक कंट्री, इसको चेक कर लीजिए, ठीक है। तो दैट वाज समथिंग अबाउट बेल्जियम, क्यों न्यूज में था, ठीक है। बेल्जियम, अच्छा एक और क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है कि जो बेल्जियम है इसमें 3 ऑटोनॉमस रीजन पड़ते हैं। तो हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन दे दे कि इनमें से एक रीजन का नाम दे दे और ये पूछ ले आपसे कि दिस पर्टिकुलर रीजन बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। जैसे कैटालोनिया नाम की जगह पड़ती है,
कैटालोनिया, ये न्यूज में भी था क्योंकि ये लोग ऑटोनॉमस रीजन की डिमांड कर रहे थे, तो वो स्पेन का हिस्सा है, ठीक है। तो एग्जाम में अगर कभी क्वेश्चन आता है कैटालोनिया वॉज ए न्यूज रिसेंटली, आज 3-4 साल पहले न्यूज में रहा था, लेकिन रहते ही बार बार उभर के आ जाता है, तो याद रखना वो स्पेन का हिस्सा है। उसी तरीके से बेल्जियम इज रिनाउंड फॉर इट्स कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर विच इज डिवाइडेड इनटू 3 ऑटोनॉमस रीजन, और वो 3 ऑटोनॉमस रीजन कौन कौन से हैं? एक है आपका फ्लैंडर्स, एक है आपका वैलोनिया, और एक है आपका ब्रूजल्स जो कि इसकी कैपिटल है, ठीक है। तो अगर इनमें से कोई भी आपको नाम ऑप्शन में दिखाई दे जाता है कि फ्लैंडर्स या वैलोनिया, और पूछ लेता है कि दिस पर्टिकुलर रीजन बिलोंग्स टू विच कंट्री, क्योंकि वह बेल्जियम न्यूज में था, तो याद रखना आपका आंसर बेल्जियम रहेगा, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट बेल्जियम। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक और वर्ड न्यूज में रहा था, या एक प्रोजेक्ट न्यूज में रहा था, पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। देखो, जब आप ये प्रोजेक्ट सुनते हैं तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, पहली चीज तो ये क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि ये प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, एनर्जी से रिलेटेड है, नदी पे बना हुआ कोई बांध है, कोई हाईवे प्रोजेक्ट है, या कोई आपका ये जो फ्रीड कॉरिडोर्स होते हैं, है ना, डेडिकेटेड फ्रीड कॉरिडोर होते हैं, वो है। तो अगर हम बात करें ये प्रोजेक्ट है, तो कौन सा प्रोजेक्ट है? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। पंचेश्वर नाम ही से लग रहा है कोई नदी रिलेटेड प्रोजेक्ट होगा, बांध से रिलेटेड होगा। कई बार आप ये सुनते हैं कि हाइडल प्रोजेक्ट लिखा है, कई बार सुनते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लिखा है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? मल्टीपर्पज मतलब समझते हैं कि कोई ऐसी चीज की जिसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव या पर्पज हो। तो अगर हम कोई बांध बना रहे हैं, उसके आपको कितने ऑब्जेक्टिव समझ में आते हैं? एक तो होता है आपने पानी को ब्लॉक कर दिया, इसलिए ब्लॉक किया क्योंकि इस रिवर में फ्रीक्वेंट फ्लडिंग बहुत ज्यादा होती थी, रिवर में कहते नहीं, रिवर अपना कोर्स चेंज करती रहती है, इसलिए हम नदी को बांधना चाह रहे हैं। साथ ही साथ में एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है, जब हम इस पानी को बांधते हैं, रोकते हैं, तो हम नीचे वहां पे टरबाइन लगा देते हैं, फिर पानी को रेगुलेटेड फॉर्म में रिलीज करते रहते हैं, जिससे टरबाइन घूमे और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। हमने साइंस टेक की क्लास में पढ़ा था, ठीक है। तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का काम क्या हो सकता है कि जब हमने पानी को ब्लॉक किया, एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि इससे हम बिजली पैदा करें, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ठीक है। दूसरा हो सकता है कि जो हमने पानी बांधा था उससे पीछे का जो एरिया होता है वो एक तरह से एक वेटलैंड की फॉर्म में बन जाता है, मतलब बहुत बड़ा सब पानी का स्ट्रक्चर। मतलब आपने कई बार गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम, ठीक है, तो ये डैम तो बनी है लेकिन पीछे एक सागर टाइप का बन जाए, भाखड़ा नागल है, उसके पीछे आप देखो बहुत बड़ी वाटर बॉडी है, तो उसमें एक तरह से इकोलॉजी सस्टेन करती है, बहुत सारे पशु पक्षी वहां रह सकते हैं, मैरीन ऑर्गेनिज्म वगैरह रह सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है इसे टूरिस्ट स्पॉट के रूप में भी डेवलप किया जा सकता है। अभी आप गूगल पे फोटो देखना कहीं पर भी कि हीराकुंड जैसे डैम बना हुआ है, ठीक है, या फिर कोई भी अच्छा डैम बना, भाखड़ा नागल वगैरह, तो ये लोग क्या करते हैं, जहां पे बांध बनाते हैं, जहां पे प्रॉपर सिस्टम होता है ब्लॉकेट का सब कुछ, उसके ऊपर एक हाईवे टाइप का बना देते हैं, यानी अगर आप घूमते हुए वहां से निकलते हैं तो आपको बहुत अच्छा व्यू मिलता है, बहुत अच्छी इकोनॉमी, इससे टूरिज्म भी प्रमोट होता है, लोग वहां साइट सीइंग के लिए जाते हैं, समथिंग लाइक दैट, तो इसीलिए इसको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बोलते हैं। अब समझिए पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट आपका न्यूज में क्यों था? ये अभी का नहीं है, 1996 का प्रोजेक्ट है। अब ये डोमेस्टिक है या इंटरनेशनल है, यानी इंट्रानेशनल है कि इंटरनेशनल है? पहली बात, ये आपका इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल तब होता है जब आपकी कंट्री किसी और कंट्री के साथ मिलकर कोई प्रोजेक्ट बनाए, और इंट्रानेशनल का मतलब ये हो जाता है कि विद इन द बाउंड्रीज ऑफ वन पर्टिकुलर कंट्री, दो स्टेटों के बीच में हो। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि जैसे बाण सागर प्रोजेक्ट है, ठीक है, यूपी, एमपी और बिहार, ये 3 स्टेटें हैं जिनके बीच में मैक्सिमम नंबर ऑफ रिवर शेयर होती हैं। आपको पता है मध्य प्रदेश ऐसी बहुत सारी नदियां निकलती हैं जो कि यूपी में आके गंगा या यमुना से मर्ज होती हैं। अब मुझे 3 या 4 ऐसी नदियों के नाम बताइए। जैसे चंबल नदी है आपकी, वो आपको पता है एमपी से ओरिजिनेट होती है, फिर वो ऊपर थोड़ी सी राजस्थान में घूमती हुई लहराती हुई जाती है, उसके बाद में जाके वो यमुना में मिल जाती है। सेम में आपको पता है बानस नाम की एक नदी है, ठीक है, पार्वती नदी है, हालांकि ये तो इधर ही मर्ज हो जाएंगी, लेकिन फिर भी ओरिजिन के तौर पर देखें नर्मदा और तापी तो चलिए इधर बह जाती है, एमपी से होते गुजरात में चली जाती हैं। लेकिन अगर आप एमपी और यूपी के रिलेशनशिप की बात करें तो यमुना की ज्यादातर जो ट्रिब्यूटरीज है, जो 4 मेजर हैं, जैसे केन है, बेतवा है, और अब ये चंबल बताया था, और एक और होती है, 4 मेजर रिवर्स हैं जो कि यमुना में जाके आगे चल के यूपी में ही मर्ज हो जाती हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे एक सोन नदी भी है, ठीक है, जो कि अमरकंटक रीजन से कहीं से निकलती है, उसके बाद घूम फिर के वो आपकी जाके गंगा में बिहार में मर्ज कर जाती है। तो कई बार क्या होता है कि जब आप इन नदियों पे प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ये उन 2 स्टेट्स के बॉर्डर पे बनता है, या अगर एक स्टेट में भी बना तब भी उस प्रोजेक्ट का फायदा उन 2 स्टेटों को मिलता है। जैसे इमेजिन कर लीजिए यूपी और एमपी के बीच में कई नदियों की शेयरिंग है। अब इमेजिन कर लीजिए चंबल पे भी कोई प्रोजेक्ट बनता है। जैसे चंबल पे आपको पता है कितने प्रोजेक्ट हैं? जवाहर सागर प्रोजेक्ट आपने सुना होगा, एक महाराणा प्रताप के नाम पे भी है, महाराणा प्रताप सागर प्रोजेक्ट करके भी है, और एक कोटा बैराज भी है। ये आप देखेंगे सब ज्यादातर, इसमें सिर्फ एक गांधी सागर है जो मध्य प्रदेश में है। टोटल 4 बैराज करके बने हुए हैं, 3 राजस्थान में पड़ते हैं और जो गांधी सागर है वो मध्य प्रदेश में है। तो कई बार क्या होता है, आपने एक स्टेट में तो बनाया लेकिन उसका फायदा आपके पड़ोसी स्टेट को भी मिलता है। तो ऐसे प्रोजेक्ट को आप 2 या 3 स्टेट के कोलैबोरेशन में पढ़ते हैं। और सेम वे में यूपी की जितनी भी नदियां हैं ये एट द एंड जाके तो बे ऑफ बंगाल में ही जाती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है आपका बिहार से
से भी निकलेंगी, वेस्ट बंगाल से भी निकलेंगी, है ना। तो इंटर स्टेट कोलैबोरेशन होता है ऐसे प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट पे। सेम वे में जो पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, ये इंडिया और नेपाल के बीच में साइन हुआ था। यानी कोई ऐसी नदी होगी जो इंडिया और नेपाल में कॉमन रूप से बहती है। अब मुझे 4-5 ऐसी नदियों के नाम बताइए जिनका ओरिजिन नेपाल में हो रहा है और वो एट द एंड आती हैं यूपी में और फिर गंगा में मर्ज हो जाती हैं। ये मैं आपसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि एक गंडकी नाम की नदी है, देयर इज अ रिवर कॉल्ड गंडकी, गंडक भी बोल देते हैं या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। वो रिवर आपकी नेपाल से निकलती है और यूपी में आती है। वो न्यूज में इसलिए रही थी आपकी गंडकी रिवर, शालिग्रामनी नाम से भी उसको शायद जानते हैं, ये हमने पहले भी कवर किया था, क्योंकि वहां शालिग्राम नाम का पत्थर मिलता है और वो पत्थर इकलौता उसी नदी में पाया जाता है। तो इंडिया में भी जब राम मंदिर बन रहा था तो उसकी जो गर्भगृह में जो मूर्ति बनाई गई है राम जी की, तो वहां पे जो स्टोन यूज किया गया है वो शालिग्राम का पत्थर है, वो उसी नदी से आया था, नेपाल से निकाल। प्रॉपर एक टीम बनी थी, वो लोग सर्वे करने गए, फिर उन्होंने पत्थर को ढूंढा तराशा, तब जाके वो मूर्ति बनी थी। तो वो रिवर फिर से न्यूज में थी। तो इसीलिए नेपाल और इंडिया के रिलेशनशिप जब भी आप पढ़ते हैं इंटरनेशनल अफेयर में, तो कितने उनके बीच में प्रोजेक्ट वगैरह हैं, सब देख लेते हैं, ठीक है। तो एनीवे, अब ये महाकाल, ये देखिए पंचेश्वर प्रोजेक्ट क्या है। पहली चीज क्या है कि इन फरवरी 1996 इंडिया एंड नेपाल एंटर्ड इनटू द महाकाली एग्रीमेंट। यहां देखिए कितने वर्ड न्यूज में है। एक तो पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ये बांध बना है, तो किसी नदी पे बना होगा। और अगर ये बांध बना है तो एक तो चीज ये हो सकती है कि इंडिया और नेपाल ने एक पैक्ट साइन किया कि चलो हमें एक बांध बनाना है, या कई बार क्या होता है कि वो लोग एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं और उस ट्रीटी के अंतर्गत कई प्रोजेक्ट बनते हैं। तो ये महाकाली ट्रीटी एक साइन हुई थी। महाकाली नाम की कोई नदी होगी, इसी के नाम पे उन्होंने एक ट्रीटी का नाम रख दिया। ये शारदा नदी से वैसे तो रिलेटेड है, ठीक है। उसके अंतर्गत उस नदी पर बहुत सारे बांध बनाए जाएंगे, या एक बांध भी बना दिया गया और भी आगे चल के बनेंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि महाकाली ट्रीटी इज साइंड बिटवीन विच ऑफ द टू फॉलोइंग कंट्रीज। तो आपको याद रखना इंडिया एंड नेपाल, क्योंकि नेपाल से नदी निकलती है, इंडिया में आके मर्ज होती है और इंडिया में आके बहती है, फिर ये आगे चल के गंगा में मर्ज हो जाती है आपकी। वी आर टॉकिंग अबाउट द शारदा रिवर, जिसका नाम वहां पे महाकाली है। एनीवे, फरवरी 1996 में एग्रीमेंट साइन हुआ था। फोकल पॉइंट ऑफ दिस treaty or the Mahakali treaty was the implementation of the Pancheshwar multipurpose project। यानी जो महाकाली ट्रीटी है, it was exclusively dealing with this Pancheshwar multipurpose project, कि इस प्रोजेक्ट की स्थापना करेंगे। ये एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। इट इज अ बाई नेशनल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। हाइड्रो पावर मतलब पानी से बिजली बनाने वाला, ठीक है। अब पानी में तार डाल के बिजली नहीं बनाते, आपको पता ही है, टरबाइन लगा के पानी को प्रेशर से छोड़ा जाता है, टरबाइन घूमती, बिजली बनती है, हमने साइंस में पढ़ा था, ठीक है। प्लान फॉर द डेवलपमेंट अलोंग द महाकाली रिवर विच फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन टू कंट्रीज। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। तो आंसर विल बी महाकाली रिवर, और इसको शारदा भी बोलते हैं। इट्स मेन गोल्स आर टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड इंप्रूव इरिगेशन इन बोथ द कंट्रीज। अभी कहानी मल्टीपर्पज है। डैम का एक ऑब्जेक्टिव होता है टूरिज्म को प्रमोट करना, एक होता है पीछे रिजर्वायर बना के इकोलॉजी वगैरह को सस्टेन करना। हालांकि इसमें सबमर्जेंस ऑफ लैंड भी होता है, थोड़ा सा डिफॉरेस्टेशन भी होता है, लेकिन एनीवन पॉजिटिव वे की बात करें, बिजली बनाना भी एक काम होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट काम ये भी होता है कि जब हम कोई बांध बनाते हैं, उसमें जो वाटर रिजर्वायर पीछे बन गया, उसको हम कैनल्स के थ्रू उन एरियाज में उस पानी को सप्लाई कर सकते हैं जहां पे पानी नहीं मिलता है। इसका क्लासिक एग्जांपल अगर मैं लूं तो आपने एक डैम का नाम सुना होगा, इंदिरा गांधी कैनाल का नाम आपने सुना होगा। आपको पता है जो राजस्थान का रीजन है, उसके बीचों बीच से अरावली नाम की रेंज निकलती है, जो कि साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट की तरफ उसका डायरेक्शन है। जैसे अगर इमेजिन कर लीजिए ये आपका राजस्थान है, ये आपका पंजाब हरियाणा, तो अरावली का डायरेक्शन कुछ ऐसा करके। तो अरावली का जो इधर का हिस्सा, ईस्टर्न हिस्सा है, ये काफी हरा भरा सा है। आप अगर आपके दिमाग में ये परसेप्शन है कि राजस्थान का मतलब पूरा रेत रेत है, पूरा का पूरा थार डेजर्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरावली का जो इधर का हिस्सा है, इट इज वेस्ट ग्रीन वेजिटेशन। यहाँ जितने भी आपको सिटीज मिलेंगे वहां प्रॉपर पानी भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। इतनी नदियां निकलती हैं यहाँ से, बानस वानस, लूनी, माही, हालांकि वो नीचे की तरफ जाती है, लेकिन ये सब अरावली से ही निकलती है कहीं ना कहीं, ठीक है, आसपास से। इधर का रीजन तो बहुत शानदार है, लेकिन जो इसका वेस्टर्न रीजन है अरावली का, आपको पता है जैसे यहाँ पे जैसलमेर पड़ गया, या ऊपर की तरफ एक और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट पड़ती है शायद राजस्थान में, बिल्कुल टॉप। अगर आप आरएएस वगैरह की तैयारी करें राजस्थान सर्विसेज की, तो आपको राजस्थान की ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पता होगी। हनुमानगढ़ पड़ता है, एक सी से करके कोई जगह पड़ती है, ये वन ऑफ द ड्राइएस्ट एंड हॉटेस्ट प्लेसेज आते हैं राजस्थान के, ठीक है। तो ये सारे जो डेजर्टी रीजन है, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट आपका जैसलमेर रीजन है, ये पूरा का पूरा रेगिस्तान है। बॉर्डर वॉर्डर पिक्चर देखी होगी, सबकी शूटिंग आपकी जैसलमेर साइड में हुई थी उधर, ठीक है। तो वेस्टर्न रीजन आपका वो है। अब क्योंकि हमने अरावली की बात की, वो तो कॉन्टेक्स्ट में आ गया, तो बता रहा हूं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं यहाँ पे कि व्हाट आर द मेजर रीजंस। सबसे बड़ा प्रमुख कारण क्या है कि राजस्थान एक रेगिस्तान है। राजस्थान के रेगिस्तान होने में या रेत का स्थान होने में सबसे बड़ा प्रोमिनेंट फैक्टर क्या है? अगर आपके कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा द डायरेक्शन ऑफ द अरावली रेंजेस।
अगर आपने मॉनसून्स पढ़े हैं, आपने इंडिया का क्लाइमेट वगैरह पढ़ा है, तो आपको पता ही है कि कन्वेंशनल टाइप ऑफ रेनफॉल क्या होती है, ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होती है और साइक्लोनिक या फ्रंटल रेनफॉल कौन सी होती है। तो आपको पता है इंडिया का जो वेस्टर्न घाट का रीजन है, ऐसे वाला, यहाँ पे आपको पता है गुजरात से लेकर नीचे केरल तक वेस्टर्न घाट है। तो जब हवाएं, या आप कह सकते हैं साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स, जब ये इधर अरेबियन सी से होती ही ड्यू टू द रोटेशन इफेक्ट कॉरियोलिस फोर्स ऑफ द अर्थ, इसका डायरेक्शन चेंज होता है और ये इंडिया के पेनिनसुलर पार्ट को हिट करती है, तो यहाँ पर इसको ब्लॉकेड मिलता है वेस्टर्न घाट्स के रूप में, जिसकी वजह से ये हवाएं रुक जाती है और ऊपर की ओर उठने लगती हैं, ऊपर जाके कंडेंस होती है बादल के फॉर्म में, नीचे बरसना शुरू होती है और वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न हिस्से पे यानी कोस्टल रीजन पे दबा के बारिश होती है। ठीक है, यानी देखें मुंबई में आप देखेंगे बहुत बारिश होती है। ठीक है, और जो इनफैक्ट वेस्टर्न घाट के इधर के हिस्से हैं, अगर आपने एक मूवी देखी होगी, तुम्बाड़ मूवी आई थी, उसकी शूटिंग भी समवेयर इधर हुई थी। ठीक है, वहां देखो परमानेंट पानी गिरता रहता है। लेकिन अगर आप वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न हिस्से की बात करें, इस हिस्से पे, तो ये रीजन्स कंपैरेटिवली ड्रायर होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अब आप कहोगे वेस्टर्न घाट जो है वो क्या ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं, वो एक रिलीफ फॉर्मेशन करते हैं, एक रेंज बना देते हैं, जिसकी वजह से जो आने वाली हवाएं हैं ये ब्लॉक हो जाती हैं, ऊपर की ओर उठती हैं, तो जितना बारिश होती है वो इधर ही हो जाती है। अब ये हवाएं जब पूरे पहाड़ी सह्याद्री रेंज को क्रॉस करते इस तरफ आती है, तो उनका वाटर कंटेंट या ह्यूमिडिटी लेवल नीचे चला गया होता है, तो अब प्रेसिपिटेशन हो नहीं सकता, तो इसीलिए ये रीजन कंपैरेटिवली ड्रायर होते हैं। ठीक है, इसकी एक ब्रांच जो है आपकी, अब हम बात कर ही रहे हैं तो अच्छे से कर ही लेते हैं, जैसे गुजरात काठियावाड़ रीजन पड़ गया, तो एक रेंज तो जो होती है अरेबियन सी वाले की, वो वेस्टर्न घाट को हिट करती है। दूसरी रेंज काठियावाड़ के नीचे से गुजरात और अपर महाराष्ट्र से इधर एंटर करती है, और यहाँ पर इसका जो एनकाउंटर होता है दो माउंटेन रेंजेस से होता है। एक ऊपर वाली आपकी कौन सी होगी, विंध्या हिल्स हो गई, और नीचे वाली आपकी कौन सी होगी, सतपुरा रेंजेस हो गई, बाकी अजंता वगैरह भी नीचे पड़ती हैं। अब आप इनका डायरेक्शन देखिए, ये हवाओं को ब्लॉक नहीं कर रही हैं, ये ऐसे ऐसे हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है। तो ये जो हवाएं हैं, ये जो ट्रेड विंड्स हैं, ये आराम से इन दो रेंजेस के बीच की जो वैली है, इसके बीच से बहती हुई निकल जाती हैं। ठीक है, इसकी वजह से भी यहाँ पे प्रॉपर बारिश नहीं हो पाती है। अगर यही रेंजेस ऐसे ऐसे करके होती तो ब्लॉकेड होता, यहाँ पे भी दबा के बारिश होती। सेम वे में जैसे यहाँ पे सतपुरा बताई, ऊपर विंध्या बताई, और जस्ट नॉर्थ में अरावली रेंज है, इसकी डायरेक्शन देखो ऐसे ऐसे। तो यही हवाएं जब आपकी काठियावाड़ पेनिनसुला से होती राजस्थान क्षेत्र में जाती हैं, तो यहां पर भी इसको कोई ब्लॉकेज नहीं मिलता है। इस टाइप की रेनफॉल को क्या कहा जाता है, ओरियोग्राफिक, या फिर सेकंड फॉर्म कहते हैं रिलीफ रेनफॉल। ठीक है, तो हवाओं को ब्लॉकेज ना मिलने की वजह से ये हवाएं से बहती चली जाती हैं, और ये भी इंटीरियर में पहुंचती है, दिल्ली क्रॉस करती है, हिमाचल प्रदेश आता है, तो यहाँ पे शिवालिक रेंज है, यहाँ पे ब्लॉकेड होता है, दबा के वेस्टर्न यूपी में, हिमाचल रीजन में, उत्तराखंड में, क्योंकि अभी आपने रिसेंटली लास्ट ईयर विटनेस किया था कितनी बारिश हुई थी, पूरा का पूरा आधा दिल्ली उस समय डूब गया था। ठीक है, पूरा चांदनी चौक का रीजन, रेड फोर्ट का रीजन, पूरी फ्लडिंग चल रही थी यहाँ। तो यहाँ इस रीजन में कभी कभी बारिश नहीं होगी तो नहीं होगी, होगी तो अथाह हो जाती है, यानी हिमाचल में तो होती है, लैंडस्लाइड भी इंड्यूस होते हैं इसी बारिश की वजह से, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द शिवालिक रेंज के ब्लॉकेट की वजह से। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल आपको यहाँ देखने को मिल रही है। तो राजस्थान रेगिस्तान इसलिए है क्योंकि अरावली का डायरेक्शन ऐसा पड़ जाता है, अगर ये ब्लॉकेट कर दे तो ब्लॉक हो जाएगा। तो दैट वाज समथिंग अबाउट ज्योग्राफी रिलेटेड टू द टॉपिक, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दिया। फिर आप यहाँ पे आ जाइए, हम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे, तो क्योंकि मैं राजस्थान की बात कर रहा था, अब राजस्थान का क्योंकि अरावली के इधर का हिस्सा आपका रेगिस्तान है। ठीक है, तो अब भाई इरिगेशन तो हो गई क्योंकि इंडिया इज एग्रेरियन इकोनॉमी। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जब चल रहा था आपका, तो उस समय इंदिरा गांधी आपको पता ही आई चुकी थी, उन्होंने एमएस स्वामीनाथन से रिलेटेड सारी चीजों को थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस बार उनको भारत रत्न मिला है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन फिर से न्यूज में आ गया है, ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 न्यूज में आ गया। एमएसपी की रिकमेंडेशन उन्होंने दी थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो एग्जाम में इकोनॉमी सेक्शन से क्वेश्चन आएगा, एमएसपी पे जरूर आएगा, क्योंकि एक तो फार्मर एजिटेशन एमएसपी को लेकर चल रही है, साथ साथ में एमएस स्वामीनाथन कमेटी जो 2000 इधर रिसेंटली 7 के आसपास बनी थी, उसने भी एमएसपी पे एक सजेशन दिया था गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट जो है एमएसपी को थोड़ा सा कंसीडर करे, फेयर एंड रिन्यूमेटिव प्राइसिंग जो है उसको, एमएसपी में जितने भी आपके 23 करीब क्रॉप्स आ रहे हैं 22+1, उसमें खाली शुगर केन में एफआरपी है, बाकी सब में तो एमएसपी है, तो उन पे थोड़ा कंसीडर कर ले, सबको एमएसपी मिलनी चाहिए, दैट काइंड ऑफ द थिंग। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जब हुआ तो इंदिरा गांधी ने इरिगेशन पे बहुत फोकस किया, उन्होंने कहा इंडिया इज एग्रेरियन इकोनॉमी, जहां पे जो किसान है बेसिकली खेती बाड़ी के लिए मानसून पे डिपेंडेंट है, डिपेंडेंसी ऑन द मानसून्स, और मानसून्स आर हाईली अनप्रेडिक्टेबल। अभी आप देख रहे हो कि मार्च के महीने में बारिश हो रही है, क्यों? क्योंकि लाही बाही की फसल होती है, और एक हम लोग जो कहते हैं आपस में कि एक इंद्रदेव है,
जैसे ऋग्वेदा में इंद्रदेव, वरुण देव, उनको कहा जाता था दे आर द गॉड्स हु आर लाइक कंट्रोलिंग ऑल द रेनफॉल एंड एवरीथिंग, और इन देवताओं को हमेशा राक्षस बहुत परेशान करते थे। तो एक जोक हम लोगों में चलता है कि इंद्रदेव की इन्हीं हरकतों के चलते हुए राक्षस इनको कूटते थे। और क्यों कूटते थे? ऊट पटांग टाइप से आप बारिश करते हो, मतलब अनसाइंटिफिक तो है, लेकिन ये एक तरह से एक कहते नहीं है, एक रिलीजियस माइथोलॉजी कह लीजिए, या एक तरह की मान्यता है कि इंद्रदेव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज नेचुरल डिजास्टर्स। ठीक है, ऊट पटांग टाइम पे बारिश का मतलब है अब भाई लाही फसल तैयार खड़ी है, मतलब बिल्कुल दैट काइंड ऑफ थिंग, उस समय बारिश करवा रहे हो तो किसानों को बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। कई बार आप देखते नहीं है कि ऐसी न्यूज आती है कि किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो गई, जब पानी की जरूरत थी तो पानी नहीं गिरेगा, और जब पानी की जरूरत नहीं होगी तो पानी बहुत गिरेगा। तो अब ऊपर से बारिश हो रही है, उसको तो आप नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन जिस समय पानी की अवेलेबिलिटी आपको चाहिए उस समय तो आप पानी प्रोवाइड कर सकते हो ना। तो इंदिरा गांधी ने इन्हीं फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए ये डिसाइड किया कि इंडिया के जिन क्षेत्रों में प्रॉपर इरिगेशन के साधन नहीं है, मतलब रिवर्स वगैरह नहीं, क्योंकि ज्यादा डिपेंडेंसी हमारी या तो मानसून पे रहती थी या रिवर्स वगैरह पे रहती थी, ट्यूबवेल वगैरह पे उतना ज्यादा उस समय नहीं था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में ट्यूबवेल वगैरह का भी कॉन्सेप्ट डाला गया और एक कैनाल इरिगेशन पे फोकस किया गया। तो कैनाल इरिगेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल मिलता है इंदिरा गांधी कैनाल के रूप में। यहां पर क्या किया गया, जो भाखड़ा नागल डैम आपका बनाया गया ऊपर, मल्टीपर्पज क्यों कहा जाता है उसको, क्योंकि भाखड़ा नागल का एक काम ये भी था कि ऊपर से जो नदियां आ रही है, हिमालयन रिवर से आपकी, चाहे ब्यास हो चाहे सतलज, हिमाचल प्रदेश हो के आ रही है आपकी, उनके पानी को थोड़ा रेगुलेट किया जाए, क्योंकि यहाँ पे हैवी सेल्टेशन होती है, सब कुछ होती है, फ्लडिंग वगैरह बहुत ज्यादा हो जाती है। और दूसरा था कि इस पानी को डाइवर्ट करके हम क्यों नहीं राजस्थान साइड भेज देते हैं, वेस्टर्न साइड ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न साइड ऑफ अरावली, जहां पे बिल्कुल सूखा रहता है, रेगिस्तान है, ताकि यहाँ के लोग भी खेती बाड़ी अच्छे से कर सके। तो इसीलिए इंदिरा गांधी कैनाल डेवलप किया गया था। ठीक है, अब आप समझ गए, इंदिरा गांधी कैनाल हमेशा न्यूज में रहता है, मैं स्वामीनाथन की वजह से फिर से न्यूज में आ गया है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। सेम वे में वही हमने कहा कि पंचेश्वर डैम का भी ऑब्जेक्टिव वही है कि इंप्रूव इरिगेशन इन बोथ द कंट्रीज। ठीक है, इट इंक्लूड्स बिल्डिंग अ 315 मीटर टॉल डैम अक्रॉस द महाकाली रिवर, ऑल्सो कॉल्ड शारदा इन इंडिया। आपका काम है पता करना कि शारदा का ओरिजिन कहां से होता है, नेपाल में होता है, तो क्लियर हो गया, शारदा फॉर्म्स अ बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। शारदा का एक नाम महाकाली है जो उसे नेपाल में जाना जाता है, इंडिया में के शारदा बन जाती है। और शारदा जो है ये गंगा पे मर्ज होती है, आपको पता है शारदा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ठीक है, अगर आप लोग कभी पूर्णागिरी गए होगे, यहाँ पे उत्तराखंड में पिथौरागढ़ में पूर्णागिरी पड़ता है, एक देवी स्थान है, एक शक्तिपीठ पड़ता है इंडिया में, जो 51 या 52 शक्तिपीठ उसमें से पूर्णागिरी भी आता है, तो आपको शारदा जरूर मिलेंगी। ठीक है, वो उत्तराखंड में उधर ही से घूम के आती हैं। तो अगर एग्जाम में कुछ, मैंने पिथौरागढ़ या पूर्णागिरी का रेफरेंस इसलिए दिया है ताकि आपके दिमाग में परसेप्शन बैठ जाए कि आप में से लोग रिलीजियस टूरिज्म तो करते ही होंगे, तो आपको पता ही होगा कि हाँ पूर्णागिरी गए थे, वहाँ शारदा नदी मिली थी। पूर्णागिरी कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो शारदा रिवर है, महाकाली रिवर है, वो नेपाल से इंडिया में एंटर किस स्टेट से करती है, तो यूपी मत मार दीजिएगा, उत्तराखंड इज द राइट आंसर। क्योंकि मैंने कहा ना इंडिया नेपाल के बीच में शारदा बॉर्डर बना रही है, तो ऑब्वियस सी बात है किसी स्टेट के साथ बॉर्डर बना रही होगी ना। तो आप ये याद रखिएगा, जो उत्तराखंड का रीजन है ये नेपाल से उत्तराखंड में घुसती है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट होती है जहां पूर्णागिरी मैंने आपको बताया था, उस रीजन से होती है, फिर ये यूपी में एंटर करती है, फिर आगे जाके गंगा में, ये हमारे यूपी में ही मर्ज कर जाती है। शारदा का आगे चल के एक और नाम होता है, ठीक है, इसके बारे में देख लीजिएगा। तो बस आपको उत्तराखंड याद रखना, क्योंकि काला पानी हो गया रीजन या फिर जो महाकाली रीजन है बहुत न्यूज में रहता है। नेपाल ने रिसेंटली अपने मैप्स को भी ड्रॉ किया था, क्योंकि ये जो नदियां हैं फ्रीक्वेंटली अपना वो बदलती रहती हैं, मतलब जो इनका कोर्स ऑफ रिवर होता है। तो हुआ क्या था कि इंडिया और नेपाल के बीच में ट्रीटी साइन हुई थी, जिसमें यह कहा गया था कि ये जो नदी बहती है उसके इधर का रीजन आपका, इधर का रीजन हमारा। अब दिक्कत क्या हुई, लोगों को लगता है ज्योग्राफी स्टैटिक होती है, नदियां अपना कोर्स नहीं बदल सकती, नदियां अपना कोर्स बदल देती हैं। अब आज से 200 साल पहले वो पैक्ट साइन हुआ था। अब मान लीजिए शारदा ने अपना कोर्स, शारदा जो उसमें बाढ़ बहुत आती है, ठीक है, उसका कोर्स बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, तो अब शारदा ने अपना कोर्स बदल दिया। अब नेपाल क्लेम करता है कि नहीं ये रीजन जो है ये शारदा किस तरफ है, तो हमारे में आएंगे। हम कहते नहीं, जो आज से 200 साल पहले साइन हुआ तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है, क्योंकि शारदा का जो कोर्स चेंज हुआ उसमें इंडिया का बहुत सारा रीजन अब उधर, मतलब नदी के उधर चला गया। तो इस वजह से मैप्स को लेकर प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, क्योंकि काला पानी रीजन और ये जो महाकाली वाला रीजन है ये बहुत न्यूज में रहता है। ये उत्तराखंड से रीजन बिलोंग करता है और नेपाल बार बार इस पर अपनी अथॉरिटी को क्लेम करता है, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन है कि काला पानी रीजन किस स्टेट में पड़ता है, ध्यान रखना उत्तराखंड का रीजन है जो नेपाल के साथ हमारा कंफ्लिक्ट चल रहा है उसको लेके। वहां के पॉलिटिकल मैप्स में रिसेंटली उसको अपनी साइड में शो कर दिया गया, तो इंडिया उस पर थोड़ा कंसर्न शो कर रहा है। एनीवे, आपने महाकाली के बारे में देख लिया, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। The project aims to generate about 6,480 megawatt of energy divided equally between the both the sides. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे कोई 60-40 का रेशियो नहीं, इक्वली इट विल बी डिवाइडेड, जो भी एनर्जी पैदा होगी 6,480 मेगावाट ऑफ एनर्जी। और ये हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से बहुत एनर्जी जनरेट होती है। अगर आप यहाँ सोलर पावर प्लांट देखते तो हार्डली 5 या 6 मेगावाट की एनर्जी होती है, बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होती है। लेकिन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो या न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट हो, ये आपके हाईली हजारों की संख्या में मेगावाट में बात करते हैं। जैसे अगर कुंडाकुलम की बात करें तो वहां देखेंगे आप 9,000 मेगावाट
की बात चल रही है, ठीक है। तो हाईली एनर्जी जनरेटिंग कैपेसिटी इनकी होती है। इट विल ऑल्सो प्रोवाइड वाटर फॉर द इरिगेटिंग अराउंड 1,30,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इन नेपाल एंड 2,40,000 हेक्टेयर्स इन इंडियन टेरिटरी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इंडिया का वेटेज ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो होगा तो 50-50 में बांट दिया जाएगा, इक्वली है ना। लेकिन अगर हम इरिगेशन की बात करें तो उसमें ज्यादा फायदा हमको होगा। 2,40,000 एकड़ की सिंचाई हमारे क्षेत्र में होगी और 1,30,000 एकड़ की सिंचाई उनके क्षेत्रों में होगी, ठीक है। Environmentalists have raised concern about its potential impact on the regional ecology and the local communities। अब ये जो सेक्शन होता है environmentalist, इनको हमेशा कंसर्न रहता है, जो कि वाजिब भी है। इंडिया का डेमोक्रेसी, सबको अपनी बात रखने का हक है। कोई भी मेजर डैम बनता है, याद रखिए, कोई भी ऐसा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनता है जिसमें जब आप बांध बनाएंगे, पानी को रोकेंगे, तो पीछे का एरिया जो मैंने कहा था एक वाटर रिजर्वायर के रूप में डेवलप होता है, इट ऑलवेज लीड्स टू सबमर्जेंस ऑफ लैंड। जब बहुत सारा पानी जो जमा होता है तो पीछे की पूरी जो इकोलॉजी होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, पेड़ पौधों के वनस्पति पूरा डूब जाएगा, क्योंकि पूरा वाटर रिजर्व बनेगा। अब यहाँ सिर्फ पेड़ पौधों को संकट नहीं होता है, ठीक है, वहां रहने वाली वाइल्ड लाइफ जो होती है वो भी सबमर्ज हो जाती है। क्योंकि ह्यूमंस को तो आप बोल सकते हो कि चलो रिहेबिलिटेट कर लो, आपको नई जमीन नई प्रॉपर्टी दिला देंगे। जानवरों को तो ये अल्यूरमेंट नहीं दे सकते हो ना, जानवर वही रहना पसंद करता है जो कि उसकी नेचुरल कैनोपी होती है, ठीक है। क्योंकि हमने भी बेल्जियम के कॉन्टेक्स्ट में इकोसाइड पढ़ा था, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे ध्यान दिलाना चाहता हूँ। इन्वायरमेंटलिस्ट का यही कंसर्न है कि अगर ये प्रोजेक्ट जो है ये भी हो नहीं पा रहा है, ये 1997 से ट्रीटी साइन है, लेकिन अभी प्रोजेक्ट जो है बना नहीं, लेकिन ये न्यूज में था इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इसके पोटेंशियल इंपैक्ट रीजनल इकोलॉजी पे भी पड़ेंगे। महाकाली ट्रीटी के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, जो जिसके चलते ये पंचेश्वर डैम बन रहा है। इट वाज साइंड इन 1996 बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द नेपाल रिगार्डिंग द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द महाकाली रिवर। द ट्रीटी रिकॉग्नाइजेस द महाकाली रिवर एज अ बाउंड्री बिटवीन द टू कंट्रीज। अभी मैंने कहा था काला पानी रीजन क्यों न्यूज में रहा था, क्योंकि आज ये जो ट्रीटी है इसने इसी चीज पे सील लगाई थी कि जो महाकाली रिवर है इट विल बी रिगार्डेड द बाउंड्री बिटवीन द टू कंट्रीज। जैसे आप इमेजिन करिए ऐसे करके नदी बह रही है, ठीक है, और ये आपका उत्तराखंड है ऐसे करके, ठीक है। ये आपका यूपी यहां से शुरू हो जाता है, ये यूपी है, ये उत्तराखंड, यूके यूनाइटेड किंगडम में उत्तराखंड को बोल देते हैं हम लोग, ये नेपाल है। तो ये जो आपकी शारदा रिवर है, महाकाली रिवर है, कुछ ऐसे करके बहती है, उत्तराखंड से होती है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, यहाँ पे आती है, फिर आपकी यूपी एंटर कर जाएगी इधर से, ठीक है। अब दिक्कत क्या है शारदा रिवर के साथ में, इसका कोर्स चेंज होता रहता है। अब इसने कोर्स मान लो ऐसे करके चेंज कर दिया, तो यहाँ एक रीजन पड़ता है काला पानी करके, ठीक है, जो आज से 200-300 साल पहले नदी के वेस्टवर्ड साइड में था, यानी वो उत्तराखंड की प्रॉपर्टी था। तब उत्तराखंड बना भी नहीं था, तब तो यूपी हुआ करता था। उत्तराखंड आपको पता ही कब बना, बताइए 2000 में बना है या कब बना है, एग्जैक्ट डेट देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये तीनों एक ही साल में बने थे, 2000 में, ठीक है। एग्जैक्ट डेट देख लीजिएगा, 1, 9 और 15 कौन सा महीना था चेक कर लीजिए, ठीक है। 1, 9 and 15 वर द डेट्स ऑफ द ईयर 2000 एंड एग्जैक्ट मंथ आप चेक कर लीजिए, क्योंकि ये सीक्वेंसिंग कई बार पूछी गई है एग्जाम में, ठीक है। इसके अलावा सबसे न्यूएस्ट स्टेट कौन सी बनी है 2014 में, चेक करिए, तेलंगाना बनी है, देख लीजिएगा। और उसकी जो कैपिटल है वो यूटी कब तक रहेगी, नई कैपिटल कौन सी, सब देख लीजिएगा। एनीवे काला पानी इसीलिए न्यूज में था क्योंकि हुआ क्या है कि रिवर ने अपना कोर्स चेंज किया। तो नेपाल का भी एक क्लेम है कि काला पानी रीजन क्योंकि ईस्टवर्ड साइड में पड़ता है तो हमारा हिस्सा हो गया। इंडिया कहता नहीं, आज से हमेशा से हमारा रहा है, तो वो भी अपनी जगह से ही, हम भी अपनी जगह से ही है। ये नदी ने दिक्कत कर दी, ठीक है। तो महाकाली रिवर जो है इट विल बी रिगार्डेड एज द बाउंड्री बिटवीन द टू कंट्रीज। ये आपको फैक्ट याद रखना क्योंकि इट वाज द मेजर लाइक यू कैन कॉल इट डेरिवेटिव ऑफ दिस महाकाली ट्रीटी। शारदा के बारे में कि इट इज आल्सो नोन एज द काली रिवर एंड द महाकाली रिवर originates from the काला पानी in the Himalayas। काला पानी रीजन जो उत्तराखंड का है, इसी का एक्सटेंशन है हिमालय वाला, उसको काला पानी रीजन नेपाल में बोलते हैं, ठीक है। अभी मैंने कहा नहीं था पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, ये वहां पे एंटर करती है। द रिवर फ्लोज अलोंग नेपाल्स वेस्टर्न बॉर्डर, मैंने कहा ना नेपाल का वेस्टर्न बॉर्डर से फ्लो कर रही है, ठीक है, विद इंडिया एंड ज्वाइंस द घाघरा रिवर। अभी कहा नहीं था मैंने आपसे कि जो शारदा है गंगा में मर्ज करती है, लेकिन इसको एक और नाम से जाना जाता है क्योंकि शारदा जब आगे जाती है तो इसी का एक नाम आपका क्या हो जाता है, आपका घाघरा रिवर हो जाता है। और घाघरा एग्जैक्टली छपरा पे जाके, बिहार में एक जगह पड़ती है छपरा, जो लोग बिहार से उनको पता होगा, तो छपरा में जाके घाघरा जो है वो आपकी गंगा में मर्ज हो जाती है, ठीक है। ये सब एग्जैक्ट लोकेशन याद रखिएगा। घाघरा के और भी नाम है जैसे करनाली और मांचू, ठीक है, इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। अब आप देखिए कि हम किसकी बात कर रहे थे, कौन सी रिवर की, शारदा की या महाकाली की या काली की। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज भी हैं क्योंकि यूपीएससी का स्टेट एग्जाम ट्रिब्यूटरीज पे उतना फोकस करते हैं तो, लेकिन उनका एक फिक्स क्राइटेरिया है। देखिए अगर कोई स्टेट एग्जाम या एसएससी एग्जाम या वनडे एग्जाम क्वेश्चन पूछेगा तो बहुत ज्यादा पूछ लेगा, नर्मदा की ट्रिब्यूटरी पूछ लेगा, कावेरी की पूछ लेगा, कृष्णा की पूछ लेगा, उसका एक डोमेन है, ठीक है। नर्मदा की पूछ सकता है, गंगा की तो पूछता ही पूछता है, ब्रह्मपुत्र की पूछ सकता है, जैसे लोहित वोहित हो गई, दिबांग हो गई आपकी, ठीक है, ये सब नदियां पूछ सकता है, इंदस झेलम, ये सब आपको पता ही है। लेकिन यूपीएससी की एक परेशानी है, वो ऐसी नदियों के नाम पूछेगा जो आपने जीवन में नहीं सुनी होंगी। उसने एक बार वैतरणी पे पूछ लिया था, ब्रह्मणी, वैतरणी, ये
नदियां, उन्होंने ऑप्शन भी ऐसे मजेदार दिए थे वहां पे कि आपको लगता है कि हाँ यार ये महानदी बह रही है, ठीक है, महानदी के आसपास मैंने कहीं सुना था कि यहाँ वैतरणी और ये आपकी ब्रह्मणी नदियां हैं, तो आपको लगेगा कि ये महानदी की ट्रिब्यूटरीज है, लेकिन ये दोनों इंडिपेंडेंट नदियां हैं जो जाके सीधे बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं। तो उन्होंने 4 नदियों के नाम दिए थे, कहा था कि इनमें से कौन सी है वो ट्रिब्यूटरी और कौन सी है जो इंडिपेंडेंट बहती है। तो वैतरणी अभी और ब्रह्मणी, बैतरणी भी बोल देते हैं उसको, और एक नदी है मजेदार सुबर्ण रेखा। अब याद रखना सुबर्ण रेखा भी किसी ट्रिब्यूटरी नहीं है, सुबर्ण रेखा जो है वेस्ट बंगाल से बहती है, उसका नाम उड़ीसा वेस्ट बंगाल रीजन से बहती है, और उसका नाम सुवर्ण रेखा इसलिए क्योंकि वहां पे ऐसी मतलब गोल्ड पार्टिकल्स, एग्जैक्टली ऐसा गोल्ड नहीं हो सकता जाके उसमें हाथ डाल के निकाल लो, लेकिन हाँ गोल्ड टाइप के सेडिमेंट्स पाए जाते हैं, इसलिए उसका नाम सुवर्ण रेखा हुआ करता था। ये भी एक इंडिपेंडेंट नदी, किसी ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो जब आप रिवर्स को पढ़िएगा ज्योग्राफी में, तो वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, स्पेशली द वेस्टर्न कोस्ट जो कि आपका बे ऑफ बंगाल साइड में, क्योंकि यहां पे बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। कई नदियां इंडिपेंडेंट हैं और कई ऐसी शैतान नदियां हैं जो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जाके मेन नदी में मर्ज हो जाती हैं, तो वो उसकी ट्रिब्यूटरी बन जाती हैं। और एक नदी ऐसी है, एक नहीं इनफैक्ट 2 नदियां ऐसी हैं जो हाई लेवल पे डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाती हैं। जैसे एक तो गंगा का आपको पता है, गंगा मेघना, ये हाई लेवल पे बांग्लादेश में डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाती है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में भी आपको पता है, हुगली रिवर को आप ट्रिब्यूटरी कहोगे कि डिस्ट्रीब्यूटरी कहोगे? हुगली या दामोदर या इस टाइप की जो नदियां हैं जो वेस्ट बंगाल में है, ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है या डिस्ट्रीब्यूटरी? ट्रिब्यूटरी में अंतर आपको पता ही होगा। ट्रिब्यूटरी होती है जो अपर कोर्स ऑफ रिवर पे कोई छोटी सी नदी आके मर्ज हो जाती है, और डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब होता है लोअर कोर्स ऑफ रिवर पे जब एक बड़ी नदी से छोटी छोटी नदियां निकलने लगे, डिस्ट्रीब्यूट होने लगे। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की एक परेशानी है, जब ये लोअर कोर्स में आती है तो उसमें एलुवियल सेडिमेंटेशन इतना ज्यादा होता है कि जो मेजर नदी होती है कई टुकड़ों में बढ़ जाती है, डिस्ट्रीब्यूटरीज बन जाती है। एक क्वेश्चन यहाँ यूपीएससी ये पूछ लेता है कई बार कि ट्रिब्यूटरी अपर कोर्स में पाई जाएगी कि लोअर कोर्स में? तो याद रखना ट्रिब्यूटरी ज्यादातर केसेस में अपर कोर्स में पाई जाती है या मिडिल कोर्स में पाई जाती है, अपर या मिडिल में हो सकती है, लोअर कोर्स में बहुत कम संभावना होती है, ठीक है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटरी हमेशा लोअर कोर्स ऑफ द रिवर में पाई जाएगी, कभी भी अपर कोर्स में या मिडिल कोर्स में डिस्ट्रीब्यूटरीज बनना नहीं शुरू होती हैं, क्योंकि लोअर कोर्स में आके ही सेडिमेंटेशन, एलुवियल डिपोजिशन, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा शुरू होता है। जहां डेल्टा बनता है वहां नदियां टुकड़ों में बंटना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो एक नदी है बड़ी मजेदार जिसका नाम है गोदावरी। तो गोदावरी नदी बिल्कुल एग्जैक्टली जब आंध्र प्रदेश में पहुंच के बिल्कुल आपका बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली होती है, तो वहां पर वो वशिष्ठ और एक नाम और है वशिष्ठ, 2 नामों से फिलहाल वो गोदावरी डिस्पर्स हो जाती है। एक वशिष्ठ नाम बताया, दूसरे का देख लेना, गौतमी है गोदावरी या समथिंग लाइक दैट, गौतमी गोदावरी या वशिष्ठ गोदावरी, वशिष्ठ तो कंफर्म है, गौतमी चेक कर लेना एक बार, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटरी समझ गया ना, गोदावरी पे भी बनती है और गंगा ब्रह्मपुत्र पे भी बनती है। लेकिन अभी ऐसा आपको तो सुवर्ण रेखा, बैतरणी है, ब्रह्मणी है, ये इंडिपेंडेंट नदियां हैं, ठीक है। एनीवे, तो हम किसकी बात कर रहे थे? शारदा की ट्रिब्यूटरीज की। शारदा अपने आप में इतनी छोटी नदी है कि आपको लगेगा इसकी क्या ट्रिब्यूटरी होंगी, लेकिन कई छोटी सी बिल्कुल स्ट्रीम्स होती हैं, और यूपीएससी यहीं से क्वेश्चन पूछता है। कूठी, धौली, गौरी, सरजू, सरयू नहीं, सरयू अलग है आपकी जो अयोध्या में बहती है, ये सरजू है, और लधिया। इन नामों को बहुत अच्छे से देख लीजिए, कूठी, धौली, गौरी, सरजू और लधिया, ये सारी नदियां उत्तराखंड में हैं, ठीक है। और ये शारदा की ट्रिब्यूटरी, और शारदा आपको पता ही आगे चल के घाघरा में मर्ज होती है, घाघरा आगे चल के छपरा में गंगा में मर्ज हो जाती है। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर रिवर। इस नदी को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके 2 रीजन है, मैंने आपको बताया, क्योंकि नेपाल न्यूज में है, ठीक है, कालापानी न्यूज में है, और साथ ही साथ में हमने क्योंकि शालिग्रामी पत्थरों की खोज करवाई थी वहां से, ठीक है। तो इंडिया और नेपाल के बीच में जितनी भी नदियां बही, बहुत सारी नदियां हैं, ठीक है। मतलब अगर आप देखेंगे राप्ती भी निकलती है, कोसी को भी अगर आप देखें, कोसी भी बड़ी मजेदार नदी है, उसका भी ओरिजिन समवेयर हिमालय से होता है। आपको पता है इंडिया के मतलब यूपी के नॉर्थ में एग्जैक्टली आपको पता है कौन से मिडिल हिमालय निकलते हैं, है ना, जिसमें आपको पता है कि कौन सी बहुत फेमस रेंज आती है। ये सारी रेंजेस आप देख लीजिएगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू कीरू हाइडल प्रोजेक्ट, जैसे अभी पंचेश्वर हमने देखा डैम, वैसे कीरू हाइडल प्रोजेक्ट भी डैम में रहा था। ये नाम थोड़ा अटपटा है, कीरू कहां पे हो सकता है? जम्मू कश्मीर के जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है, किश्तवाड़, यहाँ पे जो चेनाब रिवर है, ठीक है, इस पर ये कीरू हाइडल प्रोजेक्ट लोकेटेड है। पहली चीज ये रिसेंटली न्यूज में रहा था। इट इज 624 मेगावाट, यानी बहुत ज्यादा हैवी नहीं है ये प्रोजेक्ट है। इट इज डेवलप्ड बाय द चेनाब वैली कॉर्पोरेशन। यहाँ पे सीधा सा वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है कि कीरू हाइडल प्रोजेक्ट वाज इन न्यूज रिसेंटली, इट इज लोकेटेड ऑन विच पर्टिकुलर रिवर। आपको नाम ये चेनाब याद रखना है, ठीक है। KFC होता है, एफ हटा दो तो KC बन जाएगा,
ठीक है, नोइंग योर कस्टमर समथिंग लाइक दैट। तो चेन आप सिलेक्ट करना। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे यूपीएससी और पूछ सकता है, अगर आप हिस्ट्री में जाइए, आपको पता है जो सिंधु से रिलेटेड 5 नदियां हैं, सिंधु और उसकी 5 जो ट्रिब्यूटरीज हैं, एक सरस्वती भी है लेकिन सरस्वती भी विलुप्त हो गई, इसको छोड़ दीजिए। इनके एंशिएंट नाम क्या क्या थे? जैसे आपको पता है इंडस का पुराना नाम सिंधु था। अब मैं आपको कुछ नदियों के नाम बस बोल रहा हूं, आपका काम है अपने नोट्स में उसको ऐड कर लीजिए। जैसे आपने वर्ड सुनोगे, अस्किनी, शतुद्री, ठीक है, और एक हो सकती है आपकी विपाशा, ठीक है, और एक कौन सी हो सकती है, वितस्ता। ये 4-5 ऐसी नदियां हैं जो आज की नदियों से रिजेंबल करती हैं, ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल में इन नदियों के कुछ और नाम मिले थे, जैसे सतलज के लिए शतुद्री यूज होता था, ठीक है, इंदस के लिए सिंधु यूज होता था, बीस के लिए विपाशा यूज होता था। सेम वे में अक्सिनी किसके लिए यूज हो सकता था, या विपस्ता किसके लिए यूज हो सकता था। तो ये हिस्ट्री में आप ये क्वेश्चन देख लेना, क्योंकि नदी न्यूज में है। और स्पेशली चेनाब का पुराना नाम देख लेना कि चेनाब को पहले क्या कहा जाता था ऋग्वैदिक पीरियड में। इट इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन द नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर कॉर्पोरेशन एंड द पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, ठीक है, एक जॉइंट वेंचर है। इसके अलावा इसके जो बेनिफिशियरी स्टेट होंगे ये भी थोड़ा सा बस नजर मान लीजिए। जम्मू कश्मीर तो ऑब्वियस सी बात ही रहेगा, साथ ही साथ में जो नेबरिंग स्टेट जैसे हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, यूपी भी रहेगा, ठीक है। उत्तरांचल या उत्तराखंड, गलत लिखा है, उत्तराखंड कर लीजिएगा इसको, उत्तरांचल नहीं बोलते हैं, जब ये बना था तब इसका नाम उत्तरांचल, तभी उत्तराखंड ही चल रहा है। राजस्थान, यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ एंड दिल्ली, ये इतने इसके बेनिफिशियरी स्टेट हैं इस प्रोजेक्ट के, ठीक है। डाउन